जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 10 के इतिहास भाग के अध्याय 2 भारत के राष्ट्रवाद के टॉपिक नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, नमक यात्रा, जिस नमक को हम खाने के यूज में लेते हैं, जिसको अमीर भी लेते हैं, गरीब भी लेते हैं काम में, उस नमक पर भी इस ब्रिटिश सरकार ने टैक्स लगा दिया था। किसानों पर टैक्स लगा दिए थे। तो करीब 11 मांगों को लेकर महात्मा गांधी, जो हमारे देश के उस समय ब्रिटिश वायसराय थे, लॉर्ड इरविन, इनको पत्र लिखते हैं और उस पत्र में ये बोलते हैं कि यदि इन 11 मांगों का आपने कोई समाधान नहीं किया तो जल्दी हम एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। तो इसके बारे में मैं आपको समझा रहा हूं, नोट सही। 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा। इस पत्र में 11 मांगों का उल्लेख था। इन 11 मांगों में सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को समाप्त करने की थी। यानी जो 11 मांगे थी उनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग थी जो नमक कर था, जो नमक पर जो टैक्स लगा रखा था, इसको समाप्त करने की थी। अब आपको पता है, जो नमक का प्रयोग एक अमीर व्यक्ति भी लेता है, एक गरीब भी लेता है। इसके देश को एकजुट करने का सबसे बड़ा प्रतीक दिखाई दिया क्या? नमक। देश को एकजुट करने के लिए गांधी जी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया, क्योंकि नमक का इस्तेमाल सभी अमीर और गरीब करते हैं। महात्मा गांधी ने पत्र के माध्यम से चेतावनी दी, अगर 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देगी, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। इससे नमक पर जो टैक्स था ये सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक था। क्यों? क्योंकि देश बिखरा हुआ था। जो अंग्रेजी सरकार थी, इन्होंने जो गरीब और अमीर था, जो अमीर और गरीब लोग हैं, इनके बीच में बहुत बड़ी खाई कर दी थी, बहुत बड़ा फासला कर दिया था। तो इन सबको एकजुट करने के लिए नमक कर सबसे महत्वपूर्ण दिखाई दिया, ये प्रतीक के रूप में, कि जब हम नमक पर जो टैक्स लगा रखा है इसको लेकर कोई आंदोलन करेंगे तो इस पर सभी देशवासी एक होंगे। लेकिन जो वायसराय लॉर्ड इरविन थे वो झुकने को तैयार नहीं थे, यानी वो गांधी जी की मांगों को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। इसके बाद महात्मा गांधी ने अपने 78 साथियों के साथ 12 मार्च 1930 को नमक यात्रा शुरू कर दी। यानी जब गांधी जी की बात को नहीं सुना, नहीं मानी गई, तो गांधी जी ने अपने 78 साथियों के साथ 12 मार्च 1930 को नमक यात्रा की शुरुआत कर दी, यानी दांडी यात्रा की शुरुआत कर दी। यह यात्रा गांधी जी के साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक स्थान पर जाकर समाप्त हो गई थी। यानी जो ये यात्रा थी वो गांधी जी के जो साबरमती आश्रम है वहां से चलकर दांडी नामक स्थान पर जाकर समाप्त होनी थी, जो करीब वहां से 240 किलोमीटर दूर था। गांधी जी की टोली ने, जो गांधी जी के साथ जो साथी थे, यानी एक ग्रुप था, एक समूह था, 24 दिन में तक रोजाना 10 मील का सफर तय किया। यानी यात्रा कितने दिन की थी? 24 दिन की थी। और एक दिन में 10 मील का सफर तय किया इन्होंने। 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंच जाते हैं और समुद्र के पानी को उबालकर अपने हाथों से नमक तैयार करते हैं। यानी 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचे और समुद्र के पानी को उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। जब गांधी जी ने अपने हाथों से नमक बनाना शुरू किया तो ये
बिल्कुल ब्रिटिश सरकार की नजर में कानून का उल्लंघन था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार का ये मानना था, ये कहना था कि कोई भी भारतीय अपने हाथों से नमक नहीं बना सकता, नमक तैयार नहीं कर सकता। तो ये से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। इस बार लोगों से ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन करने का आह्वान किया गया, यानी लोगों से प्रतिज्ञा की गई कि जो अंग्रेजी सरकार ने जो कानून लगा रखे हैं इनका बिल्कुल पालन मत करो, इनका उल्लंघन करो। हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किया। हजारों लोगों ने अपने हाथों से नमक तैयार किया और जो सरकारी नमक कारखाने थे, यानी ब्रिटिश सरकार के जो नमक के कारखाने थे, उनके सामने प्रदर्शन किए। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा और किसानों ने लगान देने से मना कर दिया, यानी विदेशी जो कपड़ा था उनका बहिष्कार किया गया और किसानों ने बिल्कुल लगान देने से मना कर दिया। अंग्रेजी सरकार से बोलते हम बिल्कुल टैक्स नहीं देंगे आपको। सरकारी कर्मचारी इस्तीफा देने लगे। जो गांव के जो सरकारी कर्मचारी थे उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इस घटना से चिंतित ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, यानी ब्रिटिश सरकार चिंतित हो गई तो उन्होंने एक एक करके सभी जो कांग्रेस के नेता थे उनको गिरफ्तार करना। ब्रिटिश सरकार लोगों को गिरफ्तार करने लगी। अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी के साथ ही अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया तो लोगों की भीड़ पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर आ गई। यानी अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी के साथ ही अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता थे। उनको जैसे ही पुलिस ने गिरफ्तार किया तो जो भीड़ थी, लोगों की भीड़ थी, वो पुलिस के डंडे और गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर आ गए। बहुत सारे लोग मारे गए। जब करीब एक माह बाद महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया, यानी अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तार करने के बाद करीब एक महीने के बाद महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया जाता है तो सोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने पुलिस चौकियों, अदालतों और रेलवे स्टेशनों पर हमले शुरू कर दिए। महात्मा गांधी को गिरफ्तार करने के बाद सोलापुर के औद्योगिक मजदूर थे जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे, उन्होंने पुलिस चौकियों, अदालतों और रेलवे स्टेशनों पर हमले कर दिए। भयभीत सरकार ने दमन का रास्ता अपनाया। सरकार डर गई, भयभीत हो गई तो दमन का रास्ता अपनाया, यानी क्रूर रास्ता अपना लिया। आंदोलनकारियों पर हमले किए, औरतों में बच्चों को मारा पीटा, औरतों को मारने लगे, बच्चों को मारने लगे और करीब लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर दिया। इस आंदोलन से भयभीत ब्रिटिश सरकार ने, उनको लगा कि अब हम ज्यादा दिनों तक भारत में नहीं रह सकते, तो उन्होंने जो आंदोलनकारी थे उनको गिरफ्तार किया, बच्चों को पीटा, महिलाओं को पीटा। इस हिंसक घटना को देखकर महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। महात्मा गांधी ने आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की। 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच एक समझौता हुआ। इसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच में एक समझौता हुआ। इसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इस समझौते में लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए गांधी जी ने सहमति व्यक्त कर दी। यानी जो एक लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में जो समझौता हुआ था, जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में होने वाला था, उसमें महात्मा गांधी जी ने शामिल होने के लिए अपनी सहमति व्यक्त कर दी। पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था
उसमें उसका कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया था, उसमें कोई भी कांग्रेस का नेता शामिल नहीं हुआ था। दिसंबर 1931 में गांधी जी लंदन गए, लेकिन यह वार्ता असफल रही। ये वार्ता असफल रही, सही तरीके से नहीं हो सकी। निराश होकर गांधी जी को वापस भारत लौटना पड़ा। गांधी जी ने देखा कि सरकार ने फिर से दमन शुरू कर दिया। गांधी जी को यह पाया कि जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन से उनकी वार्ता असफल हो गई, गांधी जी भारत वापस लौट गए, तो उन्होंने देखा कि सरकार ने हमारा फिर से दमन शुरू कर दिया। सरकार ने कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया। सरकार ने जो कांग्रेस पार्टी थी इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया। जो सभा थी, जो प्रदर्शन हो रहे थे, उनको रोकने के लिए सरकार ने कठोर कदम उठाए। यानी जो प्रदर्शन हो रहे थे, जो जुलूस निकाले जा रहे थे, उनको रोकने के लिए सरकार ने कड़ा रूप अपनाया। इस आशंका के बीच महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू करने का फैसला किया। इस आशंका के बीच महात्मा गांधी को लगा कि सरकार हमारा दमन कर रही है, हमारा शोषण कर रही है, तो गांधी जी ने दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। लेकिन 1934 तक आते आते यह आंदोलन धीमा पड़ गया, इसकी गति कमजोर हो गई, क्योंकि लोग हताश हो गए। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा था नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।